नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी मॉड्यूल नाउ, है ना। मॉड्यूल कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले वी हैव 3 मॉड्यूल्स, एक्सेल आरडी, एक्सेल डब्ल्यूटी और एक्सेल यूटिल्स। अब मैं तीनों का पर्पस बता देता हूँ पहले, है ना। तो हम लोग वापस से नोट्स पे चलते हैं। एक्सेल के अंदर हम लोग क्यूआर कोड पे हम लोग एक्सेल के बाद में आएंगे। इसकी एक्सेल के लिए मुझे 3 लाइब्रेरी चाहिए। एक्सेल आरडी इज फॉर रीडिंग एक्सेल शीट्स, राइट करने के लिए एक्सेल शीट को एक्सेल डब्ल्यूटी फॉर राइटिंग डेटा इन शीट्स, राइट। एक्सेल यूटिल्स ओवरराइट करने के लिए और रीराइट करने के लिए डेटा को। दोनों का अंतर समझ में आया? राइट करना और रीराइट करना या ओवरराइट करना। अगर आपने एक बार फाइल बनाई, उस फाइल का नाम था एबीसी, एबीसी के अंदर आपने 5 कॉलम बनाए और 4 लोगों की एंट्री कर दी, कोई दिक्कत नहीं, सेव कर दी, फाइल खत्म, प्रोग्राम खत्म हो गया। एक बार प्रोग्राम एंड हो गया, दोबारा से अगर आपको उस फाइल के अंदर एडिटिंग करनी है, ओवरराइट करना है कोई डेटा, कोई लोकेशन से कोई इन्फॉर्मेशन हटानी है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर से एक नई पूरी फाइल बनानी पड़ेगी। अगर आपका डेटाबेस बहुत बड़ा है और उसके अंदर कहीं पे चेंजेस करना चाहते हो तो एक्सेल डब्ल्यूटी से नहीं होने वाले हैं। एक्सेल आरडी से केवल डेटा रीड हो सकता है, राइट नहीं हो सकता है। तो एक्सेल यूटिल्स इज अ ब्रिज बिटवीन एक्सेल आरडी एंड एक्सेल डब्ल्यूटी। कोई डब्ल्यूटी से एक्सेल यूटिल से मुझे लगता है आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग एक्सेल डेटा को रीड राइट और ओवरराइट या एडिटिंग री एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक है। एक्सेल के दो एक्सेल शीट्स के दो एक्सटेंशंस हैं, जैसे डॉक फाइल के डॉट डॉक हो सकता है, डॉट पीडीएफ हो सकता है ना, डॉट टेक्स्ट टीएक्सटी हो सकता है। वैसे ही एक्सेल शीट्स के लिए दो आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे, डॉट एक्सएलएस और डॉट एक्सएलएसएक्स। तो जो भी 2010 के बाद के विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वर्जन्स हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं हम लोग, ऑफिस के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की एप्लीकेशन आती हैं। उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल शीट्स के लिए, राइट। और एक्सेल शीट खुद में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उससे सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा बैंकिंग के लिए टैली यूज में आती है, राइट। टैक्सेशन के लिए टैली यूज में आता है, टैली एक सॉफ्टवेयर है, राइट। तो कुछ लोगों को टैली चलाना नहीं आता क्योंकि वो बहुत कोडिंग वाला और कुछ कुछ टफ है, उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको आपको वही काम न्यूमेरिकल डेटा पे कैलकुलेशन करने वाला काम, काफी सारे बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज के आपको काम करने हैं, तो आप एक्सेल शीट्स पे डायरेक्टली जाके कर सकते हो। एक्सेल शीट चलाना सब लोगों को नहीं आता है। हम लोगों को नॉर्मली बस एक्सेल शीट्स के साथ में इतना समझ में आता है जो मैं लिखने वाला, आई होप इतना आप लोगों को एक्सेल शीट का मतलब ये समझ में आता है कि कुछ ऐसी 2D एक फाइल जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स अवेलेबल होते हैं, है ना, छोटे छोटे सेल्स हैं। इन छोटे छोटे बॉक्सेस को हम लोग सेल बोलते हैं और ये 2D एक फाइल है। आपने नोटिस किया होगा कि फाइल के नीचे एक नाम लिखा होता है। इस फाइल का नाम होता है, यहाँ लिखा होता है शीट नंबर 1 S1। फिर उसके आगे एक प्लस का सिंबल होता है। तो जो आपको ये दिख रहा होता है, दिस इज योर फर्स्ट शीट, राइट। इसको बोल सकते हैं 2D डेटा, राइट। अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो एक और शीट ऐड हो सकती है, इसका नाम आपने दिया सपोज S2, राइट। तो S2 भी एक ऐसी सिमिलर शीट मिलेगी आपको। इसका मतलब है कि ये X2 क्या है, S1 को मान लो आप अपने नोटबुक का एक फर्स्ट पेपर, S2 को मानो आप सेकंड पेपर, ऐसे एक और ऐड किया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप जितने भी पेजेस ऐड करना चाहते हो उतने पेजेस आप इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कर सकते हो। तो तीन चार नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो गए आपके। एक तो हो गया रो, एक हो गया कॉलम, रिपीट कर रहा हूँ, रो हो गया, कॉलम हो गया, एक हो गया सेल, है ना, एक हो गया सेल, राइट। रो, कॉलम, सेल, इस पूरी शीट को हम बोल रहे हैं शीट नंबर और शीट नेम, दैट इज S1। और इस पूरी फाइल को, जिसके अंदर बहुत सारी शीट हो सकती हैं, जिसको हमने बोल दिया नोटबुक, राइट। तो उसको बोलते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं?
वर्कबुक, राइट, वर्कबुक। तो वर्कबुक को इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो फाइल, लेमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में उसको बोल दिया फाइल, बट टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे एक्सेल आरडी पाइथन के लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग उसको वर्कबुक। इस पूरी वर्कबुक में बहुत सारी शीट हो सकती हैं, बहुत सारी शीट में से एक एक शीट में रोज और कॉलम की बहुत सारी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, उसमें हर एक सिंगल लोकेशन को अगर एक्सेस करना है उसको बोलते हैं हम लोग शेल। तो शेल को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? ये हमारा बेसिक फॉर्मेशन है एक्सेल शीट्स का, ये हमें समझ में आता है। जैसे मैं एक्सेल शीट बोलूंगा आप लोगों को ये समझ में आता है, बट इसके अलावा बहुत सारी ऑपरेशंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। काफी सारी एडिटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, ज्वाइन करना, मान लो आपको पांच पांच कॉलम ज्वाइन करने हैं, बोल्ड करना है, मे बी कलर चेंज करना है, बहुत सारी ऐसी एडिटिंग है। फॉर्मूले प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक फॉर्मूले प्रोवाइड करता है, ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड करता है। पहले जैसे आपने बीटेक के सिलेबस में पढ़ा होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ऐसे काफी सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं, वो फॉर्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। आपने सेलेक्ट किया इस पूरे कॉलम को, और इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आपको एडिशन चाहिए, तो आपका एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट्स इट, जिससे कि पूरी वैल्यूज का एडिशन मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें जो जो हम लोगों को और ऑपरेशन प्रोवाइड करती है, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, बट बेसिक फॉर्मेशन हमारे फाइल का ये है। सो फाइल हमारे पास दो तरह के एक्सटेंशन मिलने वाली है, एक्सएलएस और एक्सएलएसएक्स, राइट। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का या ऑफिस का वर्जन आपके पास 2010 से बाद का होगा, तो आपको एक्सटेंशंस दोनों मिलेंगे, एक्सएलएस भी और एक्सएलएस भी, ठीक है। अगर आप लेटेस्ट या लेट वर्जन की बात करोगे उससे पहले, तो केवल एक ही फाइल मिलेगी, एक ही फॉर्मेट मिलेगा, डॉट एक्सएलएस। तो हम लोग डॉट एक्सएलएस यूज करने वाले हैं, इसलिए कि क्योंकि किसी के पास कुछ भी वर्जन हो सकता है, किसी के पास ऑफिस हो सकता है, किसी के पास नहीं हो सकता है। तो बेसिक लाइब्रेरी रीड और राइट करने के लिए, दोनों के लिए हमारे पास एक्सटेंशन होगा डॉट एक्सएलएस इस डेटाबेस के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के पास अगर लेटेस्ट होगा तो बाद में जाके हम लोग उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास इस लैपटॉप में कुछ भी, कोई भी ऑफिस अवेलेबल नहीं है। एमएस ऑफिस मैंने सर्च किया, एमएस ऑफिस इज नॉट अवेलेबल। अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। या मैं वर्ड ट्राई करता हूँ, WRD, वर्ड। वर्ड भी अवेलेबल नहीं है, वर्ड पैड है केवल, है ना, जो कि विंडोज का बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन। अगर मेरे पास वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अवेलेबल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अवेलेबल नहीं है, फिर हम काम कैसे करेंगे? तो मुझे अगर बेसिक फॉर्मेशन पता है, मुझे बेसिक स्ट्रक्चर पता है डेटा का या एक्सेल शीट का, तो मैं डायरेक्टली काम कर सकता हूँ। मुझे ओपन करने की ये सॉफ्टवेयर तब चाहिए होते हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड तब चाहिए होते हैं जब आपको फाइल को ओपन करना है। और मुझे ओपन करना ही नहीं है डबल क्लिक करके, मैनुअली ओपन ही करना ही नहीं चाहता मैं केवल ओपन करना चाहता हूँ अपने कोड के अंदर, है ना, पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर डील करने के लिए मुझे पाइथन से इसको रीड करना, राइट करना दोनों आना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद डीलिंग विद द एक्सेल फाइल नाउ, राइट। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है। अगर मेरे पास फाइल नहीं है तो मुझे नई फाइल बनानी है, राइट। नई फाइल बनाने का मतलब है कि आपको एक्सेल डब्ल्यूटी आना चाहिए। तो मैं एक्सेल डब्ल्यूटी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। न्यू फाइल, इंपोर्ट एक्सेल डब्ल्यूटी। तो मैंने एक फाइल बनाई एसएच या वर्कबुक WB इज इक्वल टू एक्सेल डब्ल्यूटी डॉट, एक्सेल डब्ल्यूटी के अंदर कोई फंक्शन यूज करना है तो एक्सेल डब्ल्यूटी डॉट समथिंग, राइट। सो नाउ वी हैव टू ऐड अ पर्टिकुलर फाइल। मुझे उसका नाम देना है, तो कैसे देंगे नाम? इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक बार चेक करके देखते हैं कि किसी फाइल को रीड करना, राइट करना किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा, राइट। सो एक्सेल डब्ल्यूटी डॉट वर्कबुक is the basic command through which एक ब्लैंक वर्कबुक, कोई भी वर्कबुक, कोई भी एक हाइपोथेटिकल डेटा WB के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मान के चलो, जैसे हम लोग इंटरनेट पे कुछ चीज कॉपी कर लेते हैं मोबाइल के अंदर, तो ऐसा लिखा जाता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। सो वैसे ही कुछ एक और फाइल बन गई है अभी, वो फाइल कहाँ पहुंच चुकी है? WB के अंदर, राइट। जब तक कि हम इस WB को सेव नहीं करेंगे किसी नाम से, तब तक वो फिजिकल स्पेस पे या फिजिकल मेमोरी पे स्पेस नहीं लेगी, ठीक है ना। अब इस वर्कबुक का मतलब है पूरी फाइल। इस पूरी फाइल के अंदर मुझे कितनी शीट बनानी है, जितनी शीट बनानी है उतनी शीट बना सकते हैं। WB डॉट एड शीट,
ऐड शीट, उस शीट का नाम क्या देना चाहते हैं, मैंने दिया सपोज इन्फो, राइट, इन्फो, और इसका नाम मैंने, इस शीट को मैंने बोल दिया SH1, SH1 इज इक्वल टू wb.add_sheet, राइट। हम लोग इस शीट के अंदर काम करेंगे, तो शीट के अंदर काम करने का मतलब है SH1 को हम डील करेंगे रादर देन WB, क्योंकि WB तो पूरी होलसम फाइल है, WB का केवल रोल इतना है कि वो बहुत सारी शीट क्रिएट कर सकता है, लेकिन सारा काम करने वाला SH1 SH2, अगर और शीट हम लोगों को ऐड करनी है तो SH के साथ में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो SH1 अब क्या करना चाहते हैं, एक फाइल हमारे पास आ गई, इस फाइल के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, लेट अस सपोज वी वांट टू राइट समथिंग इन दिस पर्टिकुलर शीट। तो राइट करने के लिए पता होना चाहिए कहां पे राइट करना है। सो अब राइट के अंदर 3 पैरामीटर हैं, पहला कौन सी रो पे, कौन सी कॉलम पे, और क्या लिखना है, इसका मतलब है कौन से सेल पे आपको क्या लिखना है। तो 0 0 का मतलब है लेफ्ट टॉप सेल, और उस पे आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे SN सीरियल नंबर, राइट, देन SH1 डॉट राइट विद इन ब्रैकेट 0,1 सीरियल नंबर के बाद नेम, है ना, फिर उसके बाद SH1 डॉट राइट विद इन ब्रैकेट 0,2 ईमेल ID, एंड देन उसके बाद SH1 कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं, 0,3 ईमेल के बाद फोन नंबर, मोबाइल नंबर, एंड देन ऐसे कुछ और लिख लेते हैं, एक और इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, ID, है ना। मैंने इसको सेव किया डेस्कटॉप पे, AI अटेंडेंस सिस्टम के अंदर एक्सेल WT टेस्ट लिखा मैंने ना, 1 2 3 ऐसे मत लिख देना एक्सेल WT से सेव करोगे तो बहुत पंगा होने वाला है, ठीक है। मैंने सेव किया, अब इतना डेटा लिखा तो गया, इस शीट में लिखा गया, ये शीट कंट्रोल थी इस वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि शीट बनी थी इस WB के थ्रू। तो अब मुझे इस डेटा को सेव करने के लिए ये ब्लैंक फाइल बन जाएगी, ब्लैंक फाइल के अंदर बस 5 कॉलम बन जाएंगे, पहले कॉलम पे लिखा आएगा SN, उसके बाद नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर एंड ID, राइट। नाउ लेट अस सेव दिस फाइल। सेव करने के लिए वापस से वो वेरिएबल जो फाइल का नाम था, या वेरिएबल जो भी ऑब्जेक्ट उस पूरी फाइल को कंट्रोल करता था, wb.save विद इन ब्रैकेट। अगर मैं किसी लोकेशन पे सेव करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे एक यूनिकोड वापस से देना पड़ेगा, R, राइट। जैसे हम लोग यूनिकोड देख रहे थे एनकोडिंग के अंदर B आ रहा था, वैसे एक यूनिकोड देना पड़ेगा मुझे R यूनिकोड से क्या फायदा मिलता है कि आप चाहे विंडोज में काम कर रहे हो, मैक में काम कर रहे हो, लिनक्स में काम कर रहे हो, डेबियन बेस कर रहे हो, उबंटू के अंदर काम कर रहे हो, तो सबका पाथ ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा, ठीक है ना। आपको बार बार स्लैश बैक स्लैश चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विंडोज के अंदर बैक स्लैश चलता है और लिनक्स के अंदर स्लैश चलता है, ठीक है। मुझे इस फोल्डर के अंदर AI अटेंडेंस सिस्टम वाले फोल्डर के अंदर जाके सेव करना है। सो व्हाट आई डिड, मैंने इस पूरे फोल्डर का पाथ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद बैक स्लैश और उस फाइल का नाम दे दिया, जो भी फाइल मैं सेव करना चाहता हूँ, मैंने इस फाइल का नाम दे दिया excel test1.xls, excel test1.xls, राइट। एंड देन मैंने सेव की फाइल और रन किया प्रोग्राम। एक बार रन करने के बाद देखते हैं क्या उस फोल्डर के अंदर जाके कुछ भी नई फाइल बनी कि नहीं, ठीक है। कोई भी उस फोल्डर के अंदर फाइल एक्सेल टेस्ट नाम से बनी कि नहीं बनी, बन गई ना। अब मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास MS ऑफिस होता तो या एक्सेल होता है तो वो उसमें ओपन हो जाती, अभी फिलहाल ओपन नहीं हो सकती। तो मुझे अब देखना है कि इस फाइल के अंदर डेटा क्या रीड हुआ है, क्या अवेलेबल हुआ है, क्या क्या राइट हुआ है, और उसको रीड कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। सो मैं इसी प्रोग्राम के अंदर एक्सेल RD को भी यूज कर रहा हूँ, इंपोर्ट ना, राइट करने के बाद इंपोर्ट एक्सेल RD, उसके बाद एक्सेल RD के लिए वर्कबुक
या रीड बुक कर लेते हैं, आरबी ले लेते हैं, आरबी इज इक्वल टू एक्सएल आरडी डॉट ओपन वर्कबुक। कितने सिंपल सिंपल नाम है, ओपन वर्कबुक। अगर आपको ये नाम ना पता हो तो आपके लिए बिल्कुल मुसीबत खड़े होने वाली है। मैंने इस पूरे पाथ को कॉपी किया क्योंकि सेम लोकेशन से मुझे कॉपी करना है या रीड करना है, ठीक है, सेम फाइल को रीड करना है तो पाथ मेरा सेम होगा, ठीक है। सेम फाइल रीड होने वाली है, डेटा कहाँ पहुंच जाएगा, W या RB के अंदर, ठीक है, RB के अंदर पूरा डेटा पहुंच जाएगा। अब पूरी फाइल से तो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल एक शीट के एक स्पेसिफिक डेटा से जो हम लोगों ने लिखा था। तो क्या करें उसके लिए, अब उस पूरी फाइल से शीट निकालते हैं। अगर आपको पता करना है कितनी नंबर ऑफ शीट्स हैं, सो आरबी डॉट एन शीट्स ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी है। प्रिंट आरबी मतलब दैट वेरिएबल जिसके अंदर अभी ये पूरी फाइल रीड हुई है, उसमें नंबर ऑफ शीट्स कितनी है। अगर एक पर्टिकुलर शीट पे काम करना है, सो एस एच इज इक्वल टू वो शीट जिसको हम लोगों ने रीड करना है ना। सो आरबी डॉट शीट को रीड करने के लिए दो तरीके हैं, या तो उसके इंडेक्स से आप रीड कर सकते हो। मैंने अभी आपको एक पेंट पे पूरा मैकेनिज्म बताया था, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने शीट नंबर 1 S1 S2 S3 S4 बनाए थे। तो S1 S2 S3 या S4 तो ये तो थे उसके नाम, नेम ऑफ द फाइल्स और नेम ऑफ द शीट्स, राइट। बट जो पहली शीट है उसका इंडेक्स होगा 0, उसकी अगली शीट का इंडेक्स होगा 1। तो आप इंडेक्स बेसिस पे उठाना चाहते हो शीट को या नेम के बेसिस पे उठाना चाहते हो। if you want it with the name, right, so आपको नेम पता होनी चाहिए हर शीट के। अगर आपको नहीं पता है तो आप इंडेक्स बेसिस पे उठा सकते हो, ठीक है। और एन शीट्स में कितना डेटा आने वाला है, ओनली 1, क्योंकि एक ही शीट हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी। हम लोगों ने ऐड शीट में एक ही शीट की थी, इसका नाम था इन्फो, राइट। सो अब हमें अगर नेम से शीट को रीड करना है तो शीट बाय नेम। अब इस नेम में मुझे पूरा सेम नेम लिखना पड़ेगा जिस नेम से मैंने बनाई थी, इसलिए मैंने लिखा था इन्फो ऊपर, ठीक है। नाउ इन्फो, अब जो भी डेटा है वो एस एच के अंदर आ चुका है। अब एस एच के अंदर क्या क्या डेटा है, एस एच के अंदर 0th रो पे, 0th रो है, सबकी रो एक ही है, 0th रो, कॉलम अलग अलग हैं, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, राइट, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अगर आपको सारा डेटा 0th रो का चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एस एच डॉट, क्योंकि एस एच अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है ना। एस एच हमारे लिए वो फाइल है जिसके अंदर अब डेटा पड़ा हुआ है। अब हम लोगों को आरबी से मतलब नहीं, क्योंकि आरबी से हम लोगों ने एसएच में कन्वर्ट कर लिया है शीट को। सो एसएच डॉट आई वांट टू रीड रॉ वैल्यूज, है ना, रॉ वैल्यूज ऑफ विच रो, जो भी रो को आप रीड करना चाहते हैं, दैट इज ऑफ 0। नाउ आई वांट टू रीड इट इनटू row 0, r0 is equal to this, right. I want to print whatever has come into this r0 now. So r0, right, if I'll print r0 now, it should be printing the same data which we have written here. क्या लिखा है हम लोगों ने डेटा को, sn name email mobile number id, right. So let me run this program now. If everything will be clear, everything will be cool, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।